टॉपिक कर लेंगे कॉची इंटरमीडिएट फॉर्मूला। ठीक है, जैसे आपने लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा था उसी तरह कॉची का भी मीन वैल्यू थ्योरम है। तो कॉची सब तो हर जगह पहुंचे पड़े हैं, सीक्वेंस ले लीजिए, लिमिट ले लीजिए, या फिर कॉची हर जगह पहुंचे हैं। कॉची जो बहुत सारे काम किए हैं अपने लाइफ में, मैथ में उनका अतुलनीय जो है योगदान रहा है। तो हम लोग पहले कॉची साहब के जो है थ्योरम को पढ़ते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आप ये बताइए कि मैं रीमान इंटीग्रेशन स्टार्ट करूं या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल। दो चैप्टर है जो कि आपको पढ़ने हैं, दोनों चैप्टर मोरल सेम ही है और दोनों का वेटेज बराबर है। रीमान से भी आपके 5 से लेकर 10 के बीच में नंबर आएंगे और उसका भी क्या कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल का भी सेम वेटेज है। खैर दोनों पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आपको मैं एक चैप्टर पूरा यूट्यूब के थ्रू जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूं और एक को जूम के थ्रू लेके चलूं। ठीक है, हो सकता है 2 चैप्टर साथ ही में कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप लोग के एग्जाम का डेट आ गया है क्या? अभी नहीं आया है। स्टेट एंड प्रूफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, आज हम लोग स्टेट एंड प्रूफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है, ये 2006 में पूछा हुआ है और देखो जितने के जितने मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें सब में यही कहेगा कि जो आपका फंक्शन है, जो आपका फंक्शन है वो किसी जो गिवन क्लोज इंटरवल पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होगा और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। तो रोल्स के अकॉर्डिंग एफ डैश सी मिलेगा जो कि जहाँ पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये भी उसी से कुछ थोड़ा बहुत रिलेटेड बातें करेंगे। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या लिखेगा कि इफ टू फंक्शंस, ये जो है टू फंक्शंस को काम करते हैं, लिखेंगे इफ, दिख रहा है ना इफ, थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा। इफ टू फंक्शंस एफ एंड जी, अगर दो फंक्शन आपके पास एफ एंड जी है एंड बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, टू फंक्शंस एफ एंड जी आर, क्या करेंगे, ये पहली बात तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज ए बी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये डिफरेंशिएबल है या फिर डेरिवेबल है इन ओपन ए बी। और तीसरी बात क्या है कि जो जी डैश एक्स है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए बी, ऐसा आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे मिल रहा है कि एफ एंड जी आर टू फंक्शंस and both are continuous on closed interval AB, derivable in open interval AB, and g dash x is not equal to 0 for any x belongs to AB, तो यहाँ से implies करके then there exists at least one point, एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा। ठीक है, C किसमें, ओपन AB में, such that यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा साइड में समझना। हमने जब एफ डैश सी निकाला था लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से, एफ डैश सी निकाला क्या लिखा था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और अगर मैं जो है यहाँ पे जी डैश सी कर दूं तो क्या मिलेगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, तो यहाँ पे आपको क्या लिखने की जरूरत है, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। और यही जी डैश सी जो है अगर यहाँ पे मान लो x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो एफ डैश सी अपॉन 0 इंफिनिटी, इसलिए कह रहा है कि जी डैश x नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू ए बी, मतलब c कभी 0 नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है ये थ्योरम? दो फंक्शन है एफ और जी और दोनों के दोनों जो है फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है किसमें, क्लोज एबी में, और डिफरेंशिएबल है किसमें, ओपन एबी में। और जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू, ये एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है, नई कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। तो नई कंडीशन दिख रही है तो ये भी कुछ नया दिख रहा है। और ये जो हमने लिखा है विथ द हेल्प ऑफ लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम,
क्योंकि आपको पता है एफ डैश सी की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। जी डैश सी की वैल्यू क्या होती है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो बी माइनस ए दोनों साथ में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा और यही प्रूफ करना है। ठीक है, ये जो है कॉची का मीन वैल्यू थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट समझ में आ गया, अब हम प्रूफ पार्ट पे आ जाएं। एक बार स्टेटमेंट को फिर से देख लीजिए अपनी जो है नजरों से। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे जो है पहले तो हम ये काम कर लेते हैं, ये जो g डैश x इक्वल टू 0 दिया है तो हम इस पर थोड़ा वर्क कर लेते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं कि नोटिस कर लेते हैं एक चीज, क्या कि अगर मान लो यहाँ पे लिख लेते हैं कि वी नोटिस दैट, इसका आपको आगे पता क्यों नोटिस करना। वी नोटिस दैट, हमने क्या नोटिस किया कि ये जो g ऑफ b माइनस g ऑफ a है, मतलब कि जो g डैश c है वो नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे g ऑफ b माइनस g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। हमने ये नोटिस किया कि जो g ऑफ b माइनस g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर मान लो कि इफ g ऑफ b माइनस g ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि g ऑफ b इज इक्वल टू g ऑफ a हो गया। और ये फंक्शन क्या है, जो g फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है क्लोज ए बी में, डेरिवेबल है ओपन ए बी में, और g ऑफ a इक्वल टू g ऑफ b हो गया। तो ये रोल्स थ्योरम की तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। और अगर ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर गया तो इंप्लाइज क्या करेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि देन बाई रोल्स थ्योरम वी हैव g डैश c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आप लिखेंगे वेयर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b। तो अगर g डैश c इक्वल टू 0 है तो f ऑफ f डैश c अपॉन 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये नहीं लेके चलेंगे, हमको सिर्फ इतना लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको प्रूफ भी कर दिया। तो विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ, लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ थर्ड। इस थर्ड वाले का कंट्राडिक्शन है क्योंकि यहाँ पे g डैश c इक्वल टू 0 आ रहा है और c a b में बिलोंग भी कर रहा है ओपन ए बी में। तो g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे g इक्वल टू 0 आ जा रहा है। तो कंट्राडिक्शन थर्ड है। देयरफॉर we take g of b minus g of a is not equal to 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये हमने कोई नई बात नहीं लिखी, सिर्फ यहाँ पे आपको इस बात को दिखाने की कोशिश की है कि ये जो वैल्यू है अगर ये 0 हो जाता है तो क्या मिस्टेक होगा, क्या जो है यहाँ पे आपत्ति आ जाएगी। अगर ये 0 हो गया भाई साहब तो ये भी 0 हो जाएंगे, और अगर ये 0 हो गया ना तो फिर मामला सब गड़बड़ हो जाएगा, इनफाइनाइट को फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा। और अगर जैसे ये 0 होता है तो स्टेटमेंट को ही ये जो है रॉन्ग बोल देगा। अगर ये 0 हो गया तो स्टेटमेंट की जो तीसरी कंडीशन है उसी को बोल देगा कि ये कंट्राडिक्ट कर गया, तो रॉन्ग, तो 0 हो नहीं सकता है। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, फिर थ्योरम को अगर प्रूफ करना है तो लिखेंगे जैसे हमने लाग्रांज मीन वैल्यू से सब लिखेंगे। नाउ कंसीडर, हमें क्या कंसीडर करना है, हमने मान लिया h ऑफ x ले लिया फंक्शन, और h ऑफ x कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस ax, हमने ऐसा डिफाइन कर लिया। अब आपको पता है कि अगर h ऑफ x इज इक्वल टू a और साथ में यहाँ पे दो फंक्शन है ना, एक तो fx है और दूसरा gx भी है, f ऑफ x प्लस a इंटू g ऑफ x आपने ले लिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हो कि आप जो है h ऑफ a इज इक्वल टू h ऑफ b ले लो। अगर ऐसा लेके चलते हो तो क्या इंप्लाइज करेगा, देखो हमने h की जगह x की जगह a रखा तो मिलेगा क्या, f ऑफ a प्लस a और यहाँ पे g ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b प्लस a और यहाँ पे g ऑफ b। आप a वालों को एक साइड में लेके आओ तो आपको क्या मिलेगा, a को कॉमन कर लो यहाँ पे, तो g ऑफ a और ये इधर आएगा तो माइनस g ऑफ b और ये इधर जाएगा तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर
अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो नीचे नहीं दिखेगा शायद, एक मिनट। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। अगर मैं माइनस साइन को कॉमन कर लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये ए जो है, इसी ए को हम इसके बराबर दिखा देंगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ तक जरा नोट कर लो, इसको इक्वेशन 1 कर लो और यहाँ तक नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। इक्वेशन 1 तक हो गया। अब यहाँ से हम अगेन लिखेंगे कि आपके पास क्या मिल रहा है कि जो एच डैश एक्स है, अगेन लिखेंगे देखो, अगर कोई भी मीन वैल्यू थ्योरम आ गया तो समझ लो कि आपका पार्ट नंबर तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखेंगे अगेन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपने क्या ले रखा था, एफ ऑफ एक्स प्लस ए और यहाँ पे जी ऑफ एक्स, ठीक है। किसका है, एफ एक्स का है और जी एक्स का है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो यहाँ से देखो एक चीज बड़ी बात ध्यान से कि जो एफ एक्स है तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है किसमें, ओपन क्लोज इंटरवल ए बी में, और डेरिवेबल किसमें है, ओपन इंटरवल ए बी में। और साथ ही साथ क्या है, जो जी एक्स है वो भी कॉन्टिन्यूअस है क्लोज ए बी में और डेरिवेबल है ओपन ए बी में। तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अभी तो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चल भी रहा था। तो अगर कोई दो फंक्शन है और दोनों के दोनों जो है सपोज करो दोनों के दोनों यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है इन द सेम इंटरवल और दोनों के दोनों डेरिवेबल इन द सेम इंटरवल, तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन ए बी, एंड ऑल्सो आपको क्या एक चीज मिला था कि एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी, आपने देखा था अभी कुछ देर पहले। आप पहले क्या लिखा, एक मिनट, ये एफ ऑफ एक्स नहीं करेंगे, चलेंगे। और अभी जो है आपको मिला था कि एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी, आपने कंडीशन ले निकला था, ठीक है। देन बाई रोल्स साहब आ जाएंगे, रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम क्या कहेगा, देयर एग्जिस्ट C belongs to open AB such that H dash C is equal to 0, ठीक है। H dash C is equal to 0, तो H dash अगर निकालना है तो पहले तो H of x यहाँ पे लिखेंगे, H of x is equal to what, F of x plus A G of x, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे, H dash x निकालो तो आपको मिलेगा F dash x plus A और यहाँ पे जी डैश एक्स। अब जो है आपको एच डैश सी 0 करना है। तो अगर यहाँ पे एच डैश सी लिखते हो इज इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स पुट कर दो, तो एफ डैश सी प्लस ए और जी डैश सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको इधर बाहर करो उस साइड, तो ए ऑफ यहाँ पे जी डैश सी इज इक्वल टू माइनस एफ डैश सी। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। दिख रहा है नीचे तक, हाँ यहाँ तक दिख रहा है, ओके। अब इस ए की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 2 मिल गया, यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वैल्यू ऑफ 2 इक्वेशन 1 लिखेंगे, यहाँ पे कर देते हैं यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट। तो ए की जगह क्या लिखोगे, माइनस ऑफ एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, जो प्रूफ करना था। इसको इधर कर लो, क्या लिख दोगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस
G of A is equal to F dash C upon G dash C, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ। उम्मीद करते हैं आपको ये थ्योरम बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा थ्योरम था। अगर ये थ्योरम आया समझिए आपका तो 5 मार्क्स एकदम बोनस में मिल गया। चलिए एक जो है हम लोग और क्वेश्चन करेंगे जो कि लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, 2009 में पूछा हुआ है, 10 में पूछा है, 13 में पूछा है, 14 में पूछा है। ऐसा लग रहा है कि वही एक क्वेश्चन ही इन लोगों के पास है, बार बार उसी को पूछ रहे हैं। चलो उसको भी देख लेते हैं। खैर इजी क्वेश्चन है, आराम से उसको किया जा सकता है। कल जो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का नोट्स आपको भेजा था उसमें ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, कल तक जो मैं पढ़ाया था वहां पे पूरा का पूरा था। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक आपको मैं शाम तक भेज देता हूँ। ठीक है, आपका मुश्किल से 3 पेज का और नोट्स बनेगा, तो 3 पेज और नोट्स शाम तक आपको मिल जाएंगे, फिर आपकी डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नोट करेंगे क्या, वेरीफाई द लाग्रेंज थ्योरम। हमको लगता है कि कई लोग इस क्वेश्चन को कर भी लिए होंगे या फिर नहीं किए तो देख लें। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द लाग्रेंज थ्योरम, वेरीफाई द लाग्रेंज थ्योरम फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर रखा है क्या, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 इन ओपन इंटरवल, ये सॉरी क्लोज इंटरवल 0 1 दे रखा है। हाँ 0 1। और ये क्वेश्चन डीडीयू ने कब कब पूछा है देख लो भाई, इनका जो है डीडीयू का इस क्वेश्चन से बड़ा ही गहरा नाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे हैं 2006 में, 2009 में, 10 में, 11 में, 14 में। इतने बार तो ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है आपके प्रीवियस क्वेश्चन का जो वो है, क्या कहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन का जो। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो अभी लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट बोल सकते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट इन दिस जूम क्लास हु टेल मी द लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम? जी बोलिए, बिल्कुल। बोलो, कोई नहीं बोलेगा। अर्जुन, हाँ सर। देखो, हाँ बोलिए अर्जुन जी, बोलिए। अनमोल जी आप भी बोल सकते हैं। इतने सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो है ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं और बोल कोई नहीं रहा है। तो एक पॉलिनोमियल है यहाँ पे दिया है फिर f of x is equal to what, x plus 1, x minus 2 and x minus 3 is the polynomial। ओपन करोगे तो पॉलिनोमियल होगा is a polynomial, is a polynomial, therefore it is continuous। पूरे रियल पे होता है, कॉन्टिन्यूस पूरे रियल पे होता है, तो रियल का एक जो है सबसेट है क्लोज इंटरवल 0 1, तो वहां भी कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस ऑन, बताओ जो बातें जो है पूरे, मान लो बताया जाए कि एक रूल है वो पूरे घर के लिए है, तो घर में रहने वाले सदस्यों के लिए होगा। तो जो कॉन्टिन्यूटी का रूल है वो कहता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन होल रियल लाइन। तो पूरे रियल लाइन पे, तो रियल लाइन पे छोटा सा एक जो है बॉक्स बनेगा क्लोज इंटरवल 0 1, तो वहां भी कॉन्टिन्यूस होगा। एंड डेरिवेबल इन ओपन 0 1। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हो गई कि डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी, इनकी दो कंडीशन तो इनकी सेटिस्फाई कर गई। अब जो है आप क्या करेंगे, हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ लाग्रेंज थ्योरम, लाग्रेंज में दो ही कंडीशन होती थी, तो लिखेंगे हेंस द लाग्रेंज कंडीशंस
देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट या फिर रियल नंबर C बिलोंग्स टू ओपन 01 सच डैश, कैसा मिलेगा आपको? f डैश 0 इक्वल टू मिलना चाहिए f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0, ये मिलना चाहिए, यही तो होता है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन ए कर लो। अब वैल्यू क्या क्या करोगे, पहले तो f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो। तो अगर f ऑफ 1 की वैल्यू निकालोगे तो f ऑफ x दे दिया हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस 1 मिल गया, 1 माइनस 2 मिल गया एंड 1 माइनस 3 मिल गया। सॉल्व करो तो 1 प्लस 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1 मिलेगा एंड 1 में 3 जाएगा तो माइनस 2 मिलेगा। ओवरऑल माइनस और माइनस रहेंगे प्लस, 2 2 जब 4, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हम f ऑफ 0 यूज करें, ठीक है, तो हमने क्या किया, x के 0 पुट किया तो 0 प्लस 1 लिखा, 0 माइनस 2 लिखा एंड 0 माइनस 3 लिखा। तो ओवरऑल क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा और माइनस 3 मिलेगा। आपको पता है माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, और 2 3 6 हो जाएगा। तो f ऑफ 1 की वैल्यू 4 मिल गई, f ऑफ 0 की वैल्यू 6 मिल गई। अब उठा के यहाँ पुट किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। और अगर f डैश, यहाँ पे हम f डैश c लिखेंगे। और आपको एक चीज और पता है कि अगर जो है यहाँ पे मान लो आपके पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो अगर f ऑफ x को लिखना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x x और माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 3। अगर मैं f ऑफ x कर लूं, x इंटू एक्स दैट इज यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे देख लो x क्यूब इंटू एक्स एक्स क्यूब, और फिर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2 3 6x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। फिर x का इसमें x मल्टीप्लाई करो तो प्लस x स्क्वायर, और प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 3x, और फिर माइनस 2x और प्लस 6। जरा एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लो सही आया कि नहीं आया। ठीक है, जरा एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लो इसका। देख लो भाई, फाइनल तक दिख रहा है, 6 तक दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा एक मिनट, हाँ अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे f ऑफ x क्या हो सकता है, एक्स क्यूब, और देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो 3 2 5 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, तो मिल जाएगा आपको माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, 6x पॉजिटिव है, 3x नेगेटिव है, 3x नेगेटिव, तो टोटल ऐड करोगे तो प्लस 6x मिलेगा और प्लस 6 मिलेगा। ठीक है, देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है कैलकुलेशन में? नो सर। ठीक है, अब जो है अगर मैं f डैश निकालूं, f डैश x निकालूं, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस 8x मिल जाएगा, प्लस 1 मिल जाएगा। अगर मैं f डैश c करूं तो क्या मिल जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू देख लो ध्यान से। तो f डैश c की वैल्यू ये मिल गई, मिल रखी है, तो दोनों को यूज करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज जो है और ये वैल्यूज अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो f डैश c की वैल्यू कितनी है, 3c का स्क्वायर माइनस 8c प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? हाँ सर आप बोल रहे थे फंक्शन जब कंटिन्यूटी निकालते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो फंक्शन को चेंज नहीं करते हैं। कौन सा फंक्शन को मतलब सॉल्व नहीं करते हैं, आप बोले थे। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कंटिन्यूटी सुनो, यहाँ पे 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो अगर 2 होता तो आप फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लेते, बट अगर यहाँ पे 3 है तो आप तीनों को सॉल्व करेंगे। हाँ। और जब हम बोले थे, सुनो, जब हम बोले थे
पे और यहाँ पे था, ठीक है। तो वहां पर फंक्शन को स्पेसिफाई किया था कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे इस टाइप का है, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे इस टाइप का है। तो अगर जब नीड होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखा, आपको एक फ्री फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सर ये बताइए e⁻1/x है +1 जो क्वेश्चन अभी कल या परसों दिए थे, अपॉन e⁻1/x-1 है, तो उसका ऊपर नीचे हम लोग नहीं होता है, गुणा कर सकते हैं e⁻1/x प्लस गुणा करेंगे तभी आएगा आंसर ही नहीं आएगा। वही तो हम कह रहे हैं, कल से हम लगा रहे 3-4 बार, सर नहीं किया। अरे पूछ लेना चाहिए था, इतनी छोटी सी बात है, बिना आप चेंज किए कैसे कर सकते हो। वो मैंने तब बताया था कि जब फंक्शन आपको स्पेसिफाई किया हो कि ऐसे ही करना है, और मैंने शायद साइन एक्स के टाइम में ही बताया था, साइन एक्स अपॉन एक्स बोला था, उस टाइम में बताया था। यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा रूल नहीं है जो 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर आप करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेशन और फर्स्ट थर्ड और सेकेंड का कर लो, ठीक है। बारी बारी से करोगे यही आंसर आएगा। तो मैंने इजी करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया कि आपको इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। यानी कि उसमें तो हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ना। बिल्कुल ऊपर नीचे गुणा कर देना, ठीक है। और यहाँ से -5 आ जाएगा, तो 3c² - 8c और +1 = 5। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग आता होता है तो भूल गए हैं सर, वहाँ पे 4 होगा ना, 4। अच्छा हाँ, एक मिनट, ये 4 होगा ना, मैंने 1 क्यों लिख दिया भाई। 4 - 6 दैट इज -2 जाएगा तो +3 कर देगा, तो 3c² - 8c और +3 = 0। ये आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से जो है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो सिर्फ का रूल लगा दीजिएगा, ठीक है, लग जाएगा। इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व किए तो मैंने लगभग जो है 99% इसका पार्ट जो है सॉल्व कर दिया है, बस 1% बचा हुआ है, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। अभी मुझे अचानक से जो है याद आ गई, हम लोग जब बीएससी में हुआ करते थे तो एक हम लोग के टीचर थे जो पढ़ाते थे, तो वो जो है 2 लाइन लिखने के बाद लिख देते थे यूज प्रीवियस मेथड, ठीक है। चलो फिलहाल इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे आंसर मिलेगा। वे अच्छे टीचर हैं लेकिन सॉल्व नहीं करते थे क्वेश्चन, ये हमको अच्छा लगता था। टीचर अच्छे हैं लेकिन क्वेश्चन को ऐसे मजेदार में लेके छोड़ते थे ना कि मतलब एकदम मूड ऑफ हो जाता था। इसको सॉल्व करिए आप लोग, नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन पूछोगे तभी बताएंगे, अदरवाइज बताएंगे नहीं। वो एक विशेषता थी जब तक आप पूछेंगे नहीं वो नहीं बताएंगे। सॉल्व करिए, किसी का आंसर आ रहा है कि नहीं कुछ। देखो c को लिखेंगे -b प्लस -√b² - 4 +- √7/3। क्या है आंसर बताइएगा। 4 + -√7 अपॉन 3 आ रहा है। हाँ ठीक है, 3 ओके। अब देखो ये √7 होगा, जो √7 की वैल्यू होगी, √7 जो 4 से बड़ा है, ठीक है। एक काम करिएगा, मान लो √7 दिया है तो ऑब्वियस है कि √4 से तो ये बड़ा है, और अगर √4 से बड़ा है तो √7 की वैल्यू जो है 2 से तो बड़ी हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे 4 + 2 कर लूं, मैं 4 + 2 कर लूं अपॉन 3 कर लूं तो 6/3 = 2 आ जाएगा। लेकिन जो 2 है ना वो क्लोज इंटरवल 0 से बड़ा। अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि आपके पास c की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे दिख रहा है ना, c की जो वैल्यू आएगी वो एक वैल्यू होगी 4 + √7/3 और एक होगी 4 - √7/3। तो हमको c की वो वैल्यू एडमिसिबल होगी, वो वैल्यू मान्य होगी जो वैल्यू क्लोज इंटरवल 0-1 में लाई करेगी, ठीक है, जो वैल्यू क्लोज इंटरवल 0-1 में लाई करेगी। तो यहाँ से अगर मैं पहले को लेके चलूं, ठीक है, मैं पहले को लेके चलूं तो थोड़ा सा हम वर्किंग इधर करते हैं। यहाँ पे देखना आपको दिया है 4 + √7/3 दे रखा है। जो √7 है, ये जो √7 है ये √4 से बड़ा है ना, √4 की वैल्यू 2 होती है। तो अगर मैं √7 की जगह मान लो मैंने ऐसे ही जो है 4 + 2 पुट कर दिया अपॉन 3 लिख दिया,
तो 4 + 2 6/3 हो जाएगा और ये कैंसिल होकर 2 मिलेगा। और ये जो 2 है ना वो इस क्लोज 0 में नहीं लाई करेगा, तो ये जो वैल्यू है एडमिसिबल नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ आपकी सी की वैल्यू जो आएगी 4 - √7/3 आएगी। समझ में आया? मैंने सिर्फ ये अप्रोक्सीमेशन लिया कि √7 की वैल्यू कुछ भी हो, वट एवर वैल्यू, बट अपने पास 2 मिल रहा है और 2 पर ही जो है ये फेल कर जा रहा है, मतलब कि इससे बाहर निकल जा रहा है। तो जब √7 रखेंगे तब तो और बाहर चल जाएगा। ठीक है, अभी तो निकल के बस मोहंतीपुर तक गया है, तब तो नंदा नगर पहुंच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस। देखो, अगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थोड़ा सा भी आप लोग के साथ अगर लिबरल हो गए, मतलब उनको थोड़ा सा आपके ऊपर क्या कहते हैं, थोड़ा सा कृपा कर दिए, तो ये क्वेश्चन फिर से दे सकते हैं। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन दे दिए तो इसको करना बिल्कुल, समझ लो ना, बिल्कुल हलवा है, इसको तुरंत कर दोगे। ठीक है सर, एक बार समझा दीजिए। क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, लो स्क्रीनशॉट। ध्यान रखना ये सबसे लास्ट में करना है। पहला पार्ट आपका ये है, सेकेंड पार्ट आपका ये है और आपका थर्ड पार्ट ये है। आप थर्ड बार में ये लिखेंगे और फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा। आंसर स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। ओके, अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी में आपके जो है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए होंगे, थ्योरम पूछे गए होंगे और अनफॉर्चुनेटली हमने डिस्कस नहीं किया होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट मतलब फोटो क्लिक करिएगा। ठीक है, और मुझे सेंड कर दीजिएगा। हमारे अगले जो है 2 वीडियो आएंगे और दोनों में लगभग कोशिश ये रहेगी कि सारे के सारे जितने भी प्रीवियस पूछा गया है सबके सब आपको बता दिया जाए। और कल हम लोग जो है एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रीमान इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, उसको देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन पढ़े होना सेम वैसे रीमान इंटीग्रेशन है, बस वहां क्या किया गया है, इंटीग्रेशन को इंटरवल्स पे डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, बाकी हम लोग कल से अच्छे से देखेंगे रीमान इंटीग्रेशन क्या है। ओके।